हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। हमने लास्ट वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, कोरिलेशन एनालिसिस। और उसमें हमने एक ओवरव्यू लिया था कि कोरिलेशन होता क्या है, हम क्यों स्टडी करते हैं, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन है। और उसके साथ ही एक ओवरव्यू लिया था हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, जिसमें हमने कौन से दो मेथड स्टडी किए थे, ग्राफिक मेथड एंड स्कैटर डायग्राम मेथड। तो ये दो मेथड्स हमने स्टडी किए थे जिसमें हम ग्राफ्स और डायग्राम्स की हेल्प लेते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि हमारे कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें हम एल्जेब्राइक मेथड्स या मैथमेटिकल मेथड्स उनको बोलते हैं, उसमें हम फॉर्मूले यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था हम स्टडी करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो है हमारा आज का टॉपिक। अब क्योंकि हम इसमें फॉर्मूले लगाते हैं और हमें कुछ वैल्यू मिलती है, तो हमें उस वैल्यू को इंटरप्रेट करने के लिए थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? सबसे पहला ये कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इट वाज गिवन बाय कार्ल पियर्सन, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर के साथ। आर की जो वैल्यू होती है, इट लाइज बिटवीन -1 एंड +1। मतलब जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा या -1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो किस तरह से हम वैल्यू को इंटरप्रेट करते हैं, देखिए अगर हम एक नंबर लाइन जैसी बना लें, हम बोले यहाँ पर है -1, उसके बाद यहाँ पर है +1, सेंटर में आ जाएगा 0। राइट, अब 0 और 1 के सेंटर में आता है 0.5, यहां से आ जाएगा -0.5। ठीक है, फिर उसके बाद 0.5 और -1 के बीच हम एक और कैटेगराइजेशन थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, हम इसको लिख देते हैं -0.75 और यहां से हम कर देते हैं +0.75। राइट, अब यहीं से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमने इन वैल्यूज को कैसे लिखना है। +1 और -1 हमें बताते हैं परफेक्ट कोरिलेशन, जो हमने स्कैटर डायग्राम की हेल्प से हमने समझा था कि क्या होता है परफेक्ट कोरिलेशन। वहां पर हमने कहा था कि जब एक स्ट्रेट लाइन, जैसे अगर हम ग्राफ बनाते हैं और इस तरीके से लाइन बनती है स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज जो है दोनों वेरिएबल्स का, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स, रेट ऑफ चेंज इज कांस्टेंट, तभी हमें एक ऐसी लाइन मिलती है। और एक्स और वाई के जितने पॉइंट्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन पर फॉल करते हैं। ठीक है, इसे ही हमने कहा था परफेक्ट कोरिलेशन। तो अगर हमने इसको वैल्यू की हेल्प से समझना हो, तो जब हमारी वैल्यू होती है -1 या फिर +1, ये हमारा होता है परफेक्ट कोरिलेशन। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ पर जब +1 है तो ये है हमारा परफेक्ट कोरिलेशन, और जब -1 है तब भी है हमारा परफेक्ट कोरिलेशन। लेकिन हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और इसको हम बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, जब है R इक्वल टू 0, तो इसे हम बोलेंगे जीरो कोरिलेशन। जो हमने लास्ट में स्कैटर डायग्राम बनाई थी ना, जिसमें हम कोई पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, और फिर हमने ग्राफ में देखा था, दो और ग्राफ देखे थे, जिसमें था, एक में था लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और दूसरे में था लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो उन दोनों केसेस में एक वेरिएबल कांस्टेंट रहता है और दूसरा चेंज होता है, लेकिन कोरिलेशन में हम कहते हैं दोनों की वैल्यूज चेंज होनी चाहिए, दोनों वेरिएबल्स की। ठीक है, जब ऐसा नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप्स में और क्या चीज पढ़ी थी, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो वो हमें वैल्यूज से कैसे मिलता है, देखिए इसमें एक जनरल, मतलब कुछ बुक्स में अलग अलग वैल्यूज दी होती हैं, लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं कि अगर हमारी जो वैल्यूज हैं 0 से ऊपर है और 0.5 से कम है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, राइट। और क्योंकि ये पॉजिटिव साइड पे है तो हम इसे बोलेंगे लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरीके से जब 0 और -0.5 के बीच में होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन -0.5, तो इसे हम बोलेंगे लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, लो डिग्री है और क्योंकि नेगेटिव साइड पे है तो हम बोलेंगे लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब 0.5 से ज्यादा है और 0.75 से कम है, तो हम उसे बोलेंगे मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, इसे हम बोलेंगे मॉडरेट डिग्री
ऑफ पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट। और इसी तरीके से जब नेगेटिव साइड पर है 0.5 से ज्यादा, सॉरी 0.5 और उससे ऊपर लेस देन 0.75 होगा, तो हम उसे बोलेंगे, नीचे लिखते हैं, मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, राइट। तो हम बोल रहे हैं 0.5 को, चलिए टच कर देते हैं ताकि पता लगे कि 0.5 है तो भी मॉडरेट है एंड लेस देन 0.75 है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम यहाँ 0.5 को टच कर देते हैं, तो 0.5 से लेकर लेस देन 0.75 तक जो होगा दैट इज मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम इसको एंड कहाँ पर कर रहे हैं, +1 पे और यहाँ पर -1 पे, है ना। तो अगर 0.75 से लेकर लेस देन 1 तक है, ठीक है, 0.99 तक है, क्योंकि 1 हो गया तो वो परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेस देन +1 तक है, तो दिस इज हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। और अगर दूसरी साइड हम देखें तो 0.75 से लेकर, क्योंकि पहले मॉडरेट हमने बोला लेस देन 0.75 तक, ठीक है, तो ये हम बोलेंगे 0.75 से ऊपर और 1 तक, -0.75 से लेस देन -1 तक, क्योंकि अगर -1 हो गया तो वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। अब यहाँ कई बार स्टूडेंट्स को क्या कंफ्यूजन होता है कि हमें क्या पता होता है कि 0 से नीचे चलते जाओ तो वो वैल्यू कम होती जाती है ना। हम बोलते हैं 0.75 जो है नेगेटिव साइड पे, इट इज लेस देन -0.5, तो फिर हम इसे हाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो लेस है। लेकिन यहाँ पर आपने वैल्यूज को कैसे स्टडी करना है, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन को यूज करना है डिफरेंशिएट करने के लिए कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। और जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 0.75, 0.5, 0.2, 0.3 इस तरीके से, तो उससे आपने आइडेंटिफाई करना है लो है या हाई। तो अगर हम साइंस को इग्नोर करें और हम बोलें कि 0.5 और 0.75 देखना हो नेगेटिव साइड पे, तो माइनस साइन भूल जाओ। माइनस साइन क्या बताएगा कि नेगेटिव कोरिलेशन है। लेकिन अगर हम वैल्यूज को देखें तो 0.5 छोटा होता है, 0.75 बड़ा होता है, इसीलिए हम इस साइड जैसे जैसे जा रहे हैं दैट इज हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो इसीलिए होगा ना, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और -1 तक जा रहे हैं और -1 परफेक्ट कोरिलेशन है, तो ऑब्वियसली 0 से लो फिर हाई की तरफ जाएंगे तो हमें परफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपने खास ध्यान में रखनी है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से जो हमारी वैल्यूज जब आएंगी कैलकुलेशन करके, तो हमने इनके अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन करनी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स या क्या फॉर्मूले अवेलेबल हैं। तो देखिए ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो आर हमने कैलकुलेट करना है, एक आ जाता है विदाउट डिविएशंस और दूसरा आ जाता है विद डिविएशंस, ठीक है। डिविएशन हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, x माइनस एक्स बार यूजुअली, है ना। डिविएशन हम क्या बोलते हैं कि x की वैल्यू कितनी डिफरेंट है फ्रॉम मीन वैल्यू। तो विदाउट डिविएशंस एंड विद डिविएशन, जब हम डिविएशंस नहीं ले रहे हैं तो ये एक और केस क्या बनता है, व्हेन एक्चुअल वैल्यूज ऑफ x एंड y आर यूज्ड, when actual values of x and y are used। हम कोई डिविएशंस नहीं ले रहे हैं, जो x वेरिएबल और y वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है हम उनको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि डायरेक्टली यूज कर रहे हैं इसलिए हम इसे डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग डायरेक्ट मेथड, या बोला जाए विदाउट यूजिंग डिविएशंस, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आता है विद डिविएशंस। तो जब हम बोल रहे हैं विद डिविएशंस, तो डिविएशंस में हम क्या करते हैं, या हम एक्चुअल मीन से डिविएशंस लेते हैं, डिविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन, चलिए लिख लेते हैं डिविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन, या हम लेते हैं डिविएशंस फ्रॉम
एज्यूम्ड मीन, ठीक है, दोनों केसेस में अलग अलग फॉर्मूले होंगे। और इसके अलावा एक फॉर्मूला हम और करेंगे जहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगी, ठीक है। मतलब यूजुअली वैसे एक्चुअल जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसी के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, बहुत रेयरली कभी होता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो फिर भी हम इसका एक फॉर्मूला देख लेंगे, ठीक है। तो मेनली हमारे ये 3 फॉर्मूले हैं और फोर्थ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, वो जो हमने फॉर्मूले पहले पढ़ने हैं उन्हीं में से सिर्फ हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा ये फॉर्मूला यूज हो जाना है, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं जो विदाउट डिविएशंस वाला डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला है वो क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला। सो डायरेक्ट मेथड, अब यहाँ पर आपने फॉर्मूला देख के घबराना नहीं है, शुरू में थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन जब आप थोड़ा हाथ से लिखकर प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत इजीली याद भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक आप फॉर्मूले लिखेंगे नहीं तब तक ये याद नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो चलिए हम इसका देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लिखना है, R इज इक्वल टू, R हो गया कोरिलेशन कोफिशिएंट जो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज R। तो क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। न्यूमरेटर सबसे पहले लिखते हैं, हम लिखेंगे n, n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हर जगह, यहाँ पर होगा नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस क्योंकि दो वेरिएबल्स है ना, x के कॉरेस्पॉन्डिंग y की भी वैल्यू है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो n इंटू समेशन ऑफ x इंटू y, मतलब x और y की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और फिर बाद में उनको ऐड करना है, ठीक है। माइनस फिर इंडिविजुअली इनको ऐड करना है, मतलब समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, सिंपल, ठीक है। डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड क्या करना है, हमारे पास यहाँ बनती हैं दो टर्म्स स्क्वायर रूट वाली, ठीक है, और ये आपस में होती हैं मल्टीप्लाई। हमने कोई साइन बीच में नहीं लगाया ना, तो अगर कोई साइन बीच में नहीं होता है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। या हम अगर यहाँ ऐसे लिख भी दें तो हम इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि ये x जो हम ले रहे हैं वेरिएबल वो इसके साथ कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम यहाँ कुछ नहीं लिख रहे, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है। अब ये टर्म्स क्या है, मिलती जुलती हैं, एक हम x वेरिएबल के लिए टर्म लिखेंगे, एक हम y वेरिएबल के लिए टर्म लिखेंगे, ठीक है। तो पहली टर्म क्या बनेगी हमारी, n समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x होल स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए, अगर आपको याद करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि ये जो भी हमने ऊपर लिखा ना न्यूमरेटर में, इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता फॉर्मूला है। देखिए ऊपर हमने लिखा n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल टर्म लिख रहे हैं ना, मतलब x के लिए सिर्फ लिख रहे हैं, तो ये x और y दो हैं तो इसकी जगह हमने लिख दिया x स्क्वायर, तो बाकी सेम ही है ना, n इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर है माइनस, यहाँ भी है माइनस, ऊपर x का सम और y का सम दोनों को मल्टीप्लाई किया है, दो टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ x के लिए लिख रहे हैं ना, तो इसलिए समझ लो x के समेशन को हमने दो बार मल्टीप्लाई किया तो समेशन x होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से याद करना चाहते हैं, ये हमने थोड़ा सा आपको सिमिलैरिटी दिखा दी कि कैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थोड़े से सिमिलर हैं, ठीक है। अब देखिए जो टर्म हमने x के लिए लिखी है ना, सेम टू सेम हमने दूसरे स्क्वायर रूट के अंडर भी लिखना है, बस x की जगह लिख देना है y। तो क्या बन जाएगा, n इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा फॉर्मूला R के लिए, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है, आप 3-4 बार भी लिखोगे ना अच्छे से ध्यान से तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय दो स्क्वायर रूट लेने हैं, एक में x वाली टर्म लिखनी है, एक में y वाली टर्म लिखनी है। अब इस फॉर्मूले से अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए, देखिए क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू गिवन होगी और y की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। उसके अलावा देखिए n तो हो गया हमारा नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पर है सपोज 1 2 3 4 5 6 ये तीन वैल्यूज हैं। अब हमने ये नहीं करना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करनी है तो x की 3 y की 3 टोटल हो गई 6, नो, पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस है, मतलब ये पहली x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फिर व्हेन x is 2 y is 5 दिस इज योर सेकेंड ऑब्जर्वेशन,
और फिर तीसरा पेयर है 3 और 6 का, दिस इज योर थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ बोल रहे हैं n इज नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा आपको और क्या क्या चाहिए फॉर्मूले में, जो है n है, फिर समेशन ऑफ एक्स वाई चाहिए, मतलब x और y की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद ऐड करोगे। ठीक है, फिर है समेशन ऑफ x, मतलब x की वैल्यूज को ऐड करना है, टोटल लिखना है, y की वैल्यूज को ऐड करना है, टोटल लिखना है। फिर यहाँ पर अगेन n है और मल्टीप्लाई करना है समेशन ऑफ x स्क्वायर के साथ, मतलब x की वैल्यूज को पहले स्क्वायर करोगे, फिर जो स्क्वायर करके वैल्यूज आएंगी उनको ऐड करोगे। ठीक है, वैसे ही y वाले में भी करना है, y की वैल्यूज को स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद उन सबको टोटल करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर है समेशन x होल स्क्वायर, मतलब जो x की वैल्यूज को टोटल करके आया ना उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पर जो y की वैल्यूज को टोटल करके आएगा उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो इसीलिए ये ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज समेशन ऑफ y स्क्वायर लिख दोगे तो ये अलग है, समेशन ऑफ y होल स्क्वायर लिखोगे तो ये डिफरेंट है। ठीक है, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को कैसे हमने यूज करना है और इसकी हेल्प से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये फटाफट से एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल। See, this is your first example. Calculate correlation coefficient from the given data using direct method. Direct method मतलब जो अभी हमने फॉर्मूला देखा। ठीक है, देखिए x की वैल्यूज गिवन है, y की वैल्यूज गिवन है। फॉर्मूला हमारा क्या था, फटाफट से लिखते हैं। r इज इक्वल टू n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y। आप भी साथ साथ लिखिए और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर, और दूसरी टर्म क्या लिखनी है, n समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीजें चाहिए, एक्स वाई गिवन है, इसके अलावा हमें चाहिए सबसे पहले x इंटू वाई, उसके अलावा हमें क्या चाहिए, समेशन x तो यहाँ टोटल करके नीचे लिख लेंगे टोटल, समेशन y भी हम y की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो नीचे टोटल लिख लेंगे। फिर हमें चाहिए x स्क्वायर, तो x की वैल्यूज को स्क्वायर करना है, बाद में उसका समेशन लेना है। ठीक है, फिर समेशन x होल स्क्वायर, मतलब ये जो अभी समेशन x की वैल्यूज को टोटल करके जो आएगा उसको स्क्वायर कर देना है। फिर दूसरे में चाहिए हमें y स्क्वायर, तो ये हमारा एक कॉलम और बनेगा, और चाहिए समेशन y का होल स्क्वायर, तो ये जो समेशन y आया था इसको हमने स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये वाली वैल्यूज चाहिए, इसका मतलब जो हमारा टेबल है गिवन है x और y, उसके अलावा ये 3 कॉलम हमने और बनाने हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट से बनाते हैं ये टेबल। देखिए हमने यहाँ लिखा है x और y, उसके अलावा हमने x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यूज, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई का कॉलम बना लिया। ठीक है, तो फटाफट से लिखिए वैल्यूज, आप कैलकुलेशन करते जाइए, हम भी यहाँ वैल्यूज लिखते हैं और आप मैच करते जाइए। तो अगर हम सबसे पहले देखें एक्स स्क्वायर, तो मतलब ये x है, इसकी वैल्यूज को स्क्वायर करना है, तो 9 9 जा 81, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, 6 6 जा 36, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। उसके बाद है y स्क्वायर, तो ये y की वैल्यूज को स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 14 का स्क्वायर 196, 13 का स्क्वायर 169, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, 8 8 जा 64 एंड 9 9 जा 81। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट इज x इंटू वाई। ठीक है, तो 9 इंटू 15 135, देन 8 इंटू 16 128, 7 इंटू 14 98, 6 into 13 78, 5 into 11 5 11 is 55, then 4 into 12 48, 3 10s are 30, 2 8s are 16, 1 9s are 9। ठीक है, ये आ गई हमारी सारी वैल्यूज। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इनका समेशन लेना है, तो हमें चाहिए समेशन एक्स वाई भी चाहिए, है ना, तो समेशन ऑफ एक्स यहाँ टोटल करके आता है 45, उसके बाद है समेशन ऑफ y हमारे पास टोटल करके आता है 108,
8। उसके बाद है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर और इसका टोटल आता है 285। फिर है वाई स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टोटल करके आता है 1356। और लास्ट में है समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई, तो इसको आप टोटल करोगे ये आ जाएगा 597। ठीक है, तो बस अब हम पहले सबसे पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, n summation of xy minus summation of x into summation of y whole divided by square root of n summation x square minus summation x whole square, और दूसरी टर्म है summation of n into summation of y square minus summation of y whole square। बस अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज कैसे पुट करनी है, हमारे पास है n कितना है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो n है 9 इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है 597, 9 इंटू 597 माइनस समेशन x है 45 और समेशन y है 108 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n है हमारे पास 9 इंटू समेशन x स्क्वायर है 285 माइनस समेशन x है 45, इसका लेना है स्क्वायर, और दूसरा n है हमारे पास 9, समेशन ऑफ y स्क्वायर है 1356 माइनस समेशन y है 108, इसका लेना है स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए न्यूमरेटर अगर आप पूरा सॉल्व करोगे ये आपके पास आ जाएगा 513। ठीक है, आप कर लीजिए कैलकुलेट और मैच कर लीजिए वैल्यू। अब पहले वाला स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यूज अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आता है 540, और दूसरा वाला भी अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे ये भी आ जाएगा 540। ठीक है, तो अब दिस कैन बी रिटन एज 513 अपॉन, अब 540 इंटू इसकी देखिए स्क्वायर रूट की ये प्रॉपर्टी होती है कि हम इसको 540 इंटू 540 कर सकते हैं। ठीक है, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज 513 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 540 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाता है 513 अपॉन 540, और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.95। ठीक है, और साथ में ये आता है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव 0.95 आया है तो पॉजिटिव का मतलब देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब यहाँ पर देखिए दोनों ही वैल्यूज डिक्रीज हो रही थी ना ऑलमोस्ट। ठीक है, एक दो जगह y की वैल्यूज में एक दो जगह थोड़ा इंक्रीज है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, और 0.95 नियर टू 1 है ना, तो दिस इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। परफेक्ट तो नहीं है क्योंकि 1 नहीं है, उससे कम है, तो दिस इज हाई डिग्री ऑफ, हम यहाँ लिख देते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन। ये लिखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन में पूछा है या नहीं पूछा है, आपने ये लिखना ही लिखना है। ठीक है, सो दिस इज हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, ये जो हम शॉर्ट में प्लस वीई लिख देते हैं, आपने एग्जाम में वैसे नहीं लिखना, आपने पूरा लिखना है। ठीक है, तो दिस इज हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कैलकुलेशंस बहुत सिंपल हैं। ठीक है, so this is how we do calculations in case of direct method, that is using actual values of x and y, that is using direct method। ठीक है, I hope this is clear। चलिए अब बढ़ते हैं next method की तरफ। Okay, so next method is calculation of correlation coefficient by taking deviations from actual means। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वहां पर डिविएशंस यूज होंगी, और जिसमें हम डिविएशन कहाँ से लेंगे, एक्चुअल मीन के साथ। ठीक है, मतलब हम जो गिवन सीरीज होगी उसका हम एक्स सीरीज का भी अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, वाई सीरीज का भी अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, और उन मीन की वैल्यू से हम डिविएशंस लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखने से पहले हम थोड़ा सा आपको एक मतलब याद करने का थोड़ा सा तरीका बता देते हैं, क्योंकि उससे आपको फॉर्मूला याद करना थोड़ा इजी हो जाएगा। कभी कहीं अगर अटक जाते हो तो इस थोड़ी सी डेरिवेशन की हेल्प से आप फॉर्मूला अपना लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए हम कहते हैं कि जो कोरिलेशन होता है, कोरिलेशन हमने कहा था
कि दिस इज इक्विवेलेंट टू कोवेरियंस, है ना। कोवेरियंस मतलब कि कैसे एक्स और वाई सीरीज आपस में वेरी करती हैं, ठीक है। तो कोवेरियंस हम लिखेंगे एक्स वाई ब्रैकेट में, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। और जब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट लिखते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो जब भी हम क्या कहते हैं कोफिशिएंट लिखते हैं तो हमें उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, मतलब हम उसको किसी वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम किससे डिवाइड करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन, अब क्योंकि दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, तो हमें दोनों की स्टैंडर्ड डिविएशन लेनी पड़ेगी। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब इसको अगर हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए हम कहते हैं कि जो वेरिएंस होती है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, है ना। और ऐसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन का साइन होता है सिग्मा, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। अब हमें पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ, किसका मीन, स्क्वायर्ड डिविएशंस। ये हम फॉर्मूला पहले सब पढ़ चुके हैं डिटेल में जब हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ा था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट किसका लेते हैं, मीन ऑफ, मीन का मतलब हो गया हमें डिवाइड करना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ, और न्यूमरेटर में हमने समेशन लेना होता है, ठीक है। अगर समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं तो उन वैल्यूज का मीन निकलता है, लेकिन हमें यहाँ किसका लेना है, डिविएशंस का। डिविएशन होता है x माइनस एक्स बार, ठीक है, x की वैल्यूज और मीन से वो कितना डिफरेंट है, तो वो डिफरेंस हम लेते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्ड डिविएशंस, इसीलिए हमने x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर किया, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन, और ऊपर हमने क्या लिखा है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, तो इसका मतलब हमें इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये बन जाता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। ये बन जाता है हमारा वेरिएंस, ठीक है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, कोवेरिएंस की। वेरिएंस हम बात करते हैं सिंगल वेरिएबल के लिए, ठीक है, कि जो x की वैल्यूज हैं उसमें क्या वेरिएंस है। लेकिन जब हम कोवेरिएंस की बात कर रहे हैं तो हमें इस फॉर्मूले में y घुसाना पड़ता है, ठीक है। तो हम वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं कोवेरिएंस इज इक्वल टू, सिंपल लिखते हैं, अभी एक्स वाई नहीं लिख रहे, चलिए लिख देते हैं क्योंकि हमें बताना पड़ेगा दो वेरिएबल्स कौन से हैं। कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, अब देखिए सिंपल इसमें क्या चेंज आपने करना है, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है ना, मतलब यहाँ दो टर्म्स है ना, x माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार। लेकिन जब दो वेरिएबल्स है ना तो हम एक टर्म रखेंगे x वाली, दूसरी टर्म कर देंगे y वाली। तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय n। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ये तो हो गई बात कोवेरिएंस की। जब हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है r, है ना। तो r इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए अगर तो आपको क्वेश्चन में कई बार सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं जहां पे आपको कोवेरिएंस गिवन होती है और स्टैंडर्ड डिविएशंस गिवन होती हैं दोनों सीरीज की, तो उस केस में आपने लगाना है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको x और y की वैल्यूज गिवन है तो फिर हमें इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो आपका एक फॉर्मूला ये बन जाता है। अब इसको हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई x और x बार y बार की टर्म्स में, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए अभी हमने क्या फॉर्मूला लिखा, r इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, यही लिखा ना हमने। अब इसको करते हैं हम सिंप्लीफाई। तो कोवेरिएंस का हमने जब उसको फॉर्मूला थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था तो हमारे पास आया था समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय n, यही आया था ना अभी हमारे पास। और इनटू करना है हमने स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, तो जो डिवाइड बाय n था वो हमने डायरेक्टली डिनोमिनेटर में ही लिख लिया, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड डिविएशंस की वैल्यूज लिखते हैं, सॉरी फॉर्मूले लिखते हैं। तो ये बाकी चीज सेम रहेगी, हम लिख देंगे यहाँ पर n इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ
स्क्वायर्ड डिविएशंस का मीन लेना है, तो ये बन जाएगा। और y के लिए बन जाएगा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन n, यही चीज बनेगी। अब डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास है, चलिए इसको ऊपर थोड़ा यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय n इंटू, देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर रूट ऑफ n है, दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ n है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये ऐसे बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ n का स्क्वायर, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होके बच जाता है n, है ना। तो डिनोमिनेटर में एक n बन रहा है, ऊपर एक n है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब हमारे डिनोमिनेटर में ये n वाली वैल्यू गायब हो जाएगी, ठीक है। तो ये n हम यहाँ लिखते ही नहीं है, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, जो बाकी की दो टर्म्स हैं, तो हमारे पास है स्क्वायर रूट के अंदर, अब ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई हम एक स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ y माइनस वाई बार स्क्वायर, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल, यही है आपका फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको अब कई बुक्स में आप देखेंगे वहां पर क्या लिखा होता है, हमने इसलिए इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में रखा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा हुआ है। अभी हमने कैपिटल एक्स वाई यूज किए हैं, तो बुक्स में लिखा होता है समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई स्मॉल लेटर्स में, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो वो इसलिए भी लिखते हैं क्योंकि एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार फिर उसका स्क्वायर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इस तरीके से थोड़ा याद करना इजी हो जाता है। सिंपल आपने साइड में क्या लिख देना है, वेर स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x माइनस एक्स बार एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y माइनस वाई बार, ठीक है। तो आप फॉर्मूला इस फॉर्म में याद रखो या इस फॉर्म में याद रखो, एक ही बात है, ठीक है। तो कैपिटल की फॉर्म में याद रखना है तो आपको पूरा एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार करके, और अगर स्मॉल लेटर्स में लिखना है तो ये आपको कंफ्यूजन अपने दिमाग में नहीं होना चाहिए कि कई बार आप समझ लो ये एक्स और वाई एक्चुअल वैल्यूज है, नहीं, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। स्मॉल एक्स है एक्स माइनस एक्स बार, स्मॉल वाई बताता है वाई माइनस वाई बार, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, बेसिकली वी हैव टेकन डिविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन्स, यहाँ पर x बार और y बार क्या है, एक्चुअल मीन्स ऑफ सीरीज x एंड सीरीज y रिस्पेक्टिवली। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है, हम इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, r इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए कि हमें कैलकुलेशंस कैसे करनी है, ठीक है। आइए देखते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, calculate correlation coefficient from the given data by taking deviations from actual means। अब यहाँ पर देखिए तीन कॉलम बने हैं, तीन कॉलम देके कंफ्यूज नहीं होना है। पहला कॉलम है रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए इसकी एज कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हम सिंपली यहाँ क्या बोल रहे हैं कि पहले स्टूडेंट के हमने मार्क्स पूछे अकाउंट्स में, वो थे 48, और स्टैट्स के मार्क्स पूछे स्टैटिस्टिक्स के, वो थे 45। फिर दूसरे स्टूडेंट से पूछा तो उसके मार्क्स थे अकाउंट्स और स्टैट्स में 35 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब यहाँ रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट सिर्फ आपको नंबरिंग है, कोरिलेशन कैलकुलेट करने में इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बच्चे यूजुअली यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो तीन वेरिएबल बन गए, अब हम क्या करें, ठीक है। वेरिएबल यहाँ पर कौन से हैं, मार्क्स इन अकाउंटेंसी एंड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। तो हम क्या करेंगे, इनको लिख देंगे, एक को बोल देते हैं वेरिएबल x और स्टैटिस्टिक्स वाले मार्क्स को बोल देते हैं वेरिएबल y, ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वी हैव r इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई, स्मॉल में ही लिख लेते हैं, जैसे आपको याद रहे आप वैसे लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमने वो डेरिवेशन छोटी सी इसीलिए बताई कि एक तो आपको कॉन्सेप्ट भी पता लग जाएगा और वहां से हम ये कैसे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं उसका भी थोड़ा आइडिया हो जाता है, ठीक है, ताकि कभी कहीं भूल जाओ तो आपको याद रहे कि ये फॉर्मूला कैसे बनाना है, ठीक है। वेयर x is equal to x minus x bar and small y is y minus
वाई बार। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चाहिए टेबल में। एक तो हमें चाहिए, यहाँ x है ना, तो x माइनस एक्स बार चाहिए, फिर हमें उसका स्क्वायर भी चाहिए क्योंकि नीचे x स्क्वायर है ना, तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी चाहिए। फिर उसके बाद हमें इसी तरीके से y माइनस वाई बार वाला कॉलम चाहिए, और फिर y माइनस वाई बार होल स्क्वायर वाला भी कॉलम चाहिए, और उसके अलावा ये ऊपर है x इंटू वाई, मतलब x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, तो इतने कॉलम्स हमें चाहिए, और फिर बाद में हमने इनके समेशंस भी लेने हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, तो आइए फटाफट से हम ये टेबल पहले कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पर टेबल बना हुआ है, तो हम अपनी रेफरेंस के लिए यहाँ लिख देते हैं x माइनस एक्स बार बेसिकली है हमारा स्मॉल x, y माइनस, अच्छा ये बन जाएगा x स्क्वायर, फिर उसके बाद है ये y स्मॉल y, फिर है ये y स्क्वायर, और ये है हमारा x इंटू वाई। ठीक है, तो इसी तरीके से हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। r इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम फटाफट से करते हैं कैलकुलेशंस। देखिए, अब सबसे पहले तो हमें चाहिए x बार और y बार की वैल्यूज, है ना, हमें मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन कैसे कैलकुलेट होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर आप देखेंगे x की वैल्यूज इन सबको टोटल करेंगे तो आपको समेशन x मिल जाएगा 170। ठीक है, और यहीं पे हम x बार भी लिख देते हैं। x बार कैसे मिलता है, दिस सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 170 को किससे डिवाइड करना है, कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 170 डिवाइड बाय 5 इज 34, x बार आ गया 34। ठीक है, उसके बाद y की हमने टोटल करना है, समेशन ऑफ y, अगर y की वैल्यूज को टोटल करोगे आपको मिल जाएगा 175, और y बार के लिए इसको भी डिवाइड करेंगे 5 के साथ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 5, तो 175 डिवाइड बाय 5 इज 35। ठीक है, तो हमारा अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऊपर x माइनस एक्स बार है ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस एक्स बार है 34। ठीक है, और y माइनस वाई बार बन जाएगा y माइनस 35। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब करते हैं फटाफट से कैलकुलेशंस। सबसे पहले देखिए x माइनस एक्स बार वाली, ये आपके पास वैल्यूज आएंगी 48 माइनस 34 इज 14, 35 माइनस 34 इज 1। यहाँ साइंस का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, 17 माइनस 34 माइनस 17, 23 माइनस 34 माइनस 11 एंड 47 माइनस 34 इज 13। ठीक है, उसके बाद आता है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब इन्हीं वैल्यूज को करना है हमने स्क्वायर, तो स्क्वायर करके वैल्यूज आएंगी 14 का स्क्वायर 196, 1 का स्क्वायर 1, 17 का स्क्वायर इज 289, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169। चलिए अब नेक्स्ट आता है y माइनस वाई बार का स्क्वायर, सॉरी y माइनस वाई बार। तो हमने y की वैल्यूज में से 35 माइनस करना है, तो 45 माइनस 35 इज 10, 20 minus 35 minus 15, 40 minus 35 plus 5, 25 minus 35 minus 10, 45 minus 35 is plus 10। ठीक है, अब इन्हीं वैल्यूज को करना है हमने स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर इज 100, 15 का स्क्वायर इज 225, देन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10 का स्क्वायर 100, और 10 का भी स्क्वायर 100। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए लास्ट हमारा आ गया x इंटू वाई। तो x इंटू वाई है बेसिकली x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार। ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि हमने किस किस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके साथ हमने मार्क कर लेते हैं ताकि बाद में हमारा कोई कॉलम इधर उधर होने से कैलकुलेशन ना गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो ये जब टोटल करेंगे 14 इंटू 10 140, 1 इंटू माइनस 15 माइनस 15, उसके बाद है माइनस 17 इंटू 5 माइनस 85, माइनस 11 इंटू माइनस 10 इज 110, 13 इंटू 10 इज 130। ठीक है, अब हमने ले लेने हैं इन सबके सम्मेशंस। तो सम्मेशन हमें चाहिए किस किस का, हम लिख लेते हैं सम्मेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, चलिए सबका ही लिख लेते हैं वैसे। समेशन ऑफ एक्स ये आता है हमारा 0, फिर आता है समेशन ऑफ, सॉरी स्मॉल एक्स लिखना है, ठीक है, ये गड़बड़ नहीं करना।
समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास आता है 776, आपने टोटल चेक कर लेना है। उसके बाद समेशन ऑफ स्मॉल y, ये आता है हमारे पास 175। उसके बाद समेशन ऑफ y स्क्वायर आता है, y स्क्वायर का टोटल आता है 550, और लास्ट में एक्स वाई का आता है 280। ठीक है, हो गया बस सारी कैलकुलेशंस अब हमने फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो फॉर्मूले में पुट करने पर आता है समेशन ऑफ एक्स वाई इज 280 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर है 776 इनटू समेशन वाई स्क्वायर है 550। इसको सॉल्व करने पर आता है 280 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाता है 653.2993 लिख लेते हैं। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 0.429। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें 0.5 से कम है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट द वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है और इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है, वेरी सिंपल। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट मेथड की तरफ। Okay, so next is correlation coefficient by taking deviations from assumed means, right? अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास सपोज x और y की वैल्यूज गिवन है। अब ये फॉर्मूला यूज कहाँ पर होता है, यूजुअली जहां पर हमारा जो एक्चुअल मीन होता है वो पॉइंट्स में आता है, जैसे 10.5, 3.3, 30.2, इस तरीके से। क्योंकि उस केस में क्या होता है, कैलकुलेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो हम कोई बीच में से जो सीरीज गिवन होती है उसमें से कोई एक वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं एज एज्यूम्ड मीन, और फिर हमारा फॉर्मूला जो होगा, जो अभी हम पढ़ेंगे, वो फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, या फिर अगर आपको क्वेश्चन में पहले से ही लिख कर दिया हुआ है कि यू हैव टू टेक डिविएशंस फ्रॉम दीज वैल्यूज, फिर आपने उन्हीं वैल्यूज को एज्यूम्ड मीन मान के फिर एज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। ठीक है, तो दोनों केसेस में आपको एज्यूम्ड मीन लेना है। ठीक है, अब इसके लिए क्या फॉर्मूला है, जो हमने भी डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला किया था ना सबसे पहले, उसी फॉर्मूले की हेल्प से हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड का सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला, वो था R इज इक्वल टू n summation of xy minus summation of x into summation of y, ये था न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय दो स्क्वायर रूट की टर्म्स थी, एक x के लिए एक y के लिए। तो क्या थी हमारी ये टर्म्स, x के लिए पहले n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। ठीक है, और सिमिलर टर्म थी हमारी y के लिए n समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y होल स्क्वायर। ठीक है, ये था फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट मेथड में, जहां पर हम एक्चुअल वैल्यूज लेते हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से अब हमारा बनेगा एज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में हमने क्या चेंज करना है, सिंपली जहां जहां x है हम यहाँ लिख देते हैं, जहां जहां x होगा उसकी जगह हम लिखेंगे dx, और जहां जहां y होगा वहां हम लिखेंगे dy। ठीक है, where dx means deviations of x values और dy का मतलब है deviations of y वाली values। ठीक है, डिविएशन कहाँ से लेनी है, एज्यूम्ड मीन से। जैसे हमने इसके पिछले वाले फॉर्मूले में एक्चुअल मीन से डिविएशंस ली ना, वहां पर हम लिखते थे x माइनस एक्स बार, है ना। तो डिविएशन का मतलब बेसिकली क्या हुआ, dx इज बेसिकली x माइनस एक्स बार। लेकिन यहाँ पर हमने एक्चुअल मीन नहीं लेना है, एज्यूम्ड मीन लेना है। तो यहाँ हम x बार की जगह जो वैल्यू हम एज्यूम करेंगे वो वाली हम लेंगे, तो हम लिखेंगे x माइनस ए। ठीक है, वैसे ही डिविएशन जो y की लेनी है वो लेनी है y माइनस y बार, नहीं लिखेंगे, एज्यूम्ड मीन लेंगे। अब दोनों जगह a लिख दिया ना, इससे कंफ्यूजन हो सकता है कि हमें सेम वैल्यू से दोनों जगह डिविएशन लेनी है, इसीलिए हम यहाँ ax और ay लिख देते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो फिलहाल फॉर्मूले में ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, सिंपली हम क्या करेंगे, जहां जहां x होगा वहां dx लिखेंगे, जहां जहां y होगा वहां dy लिखेंगे। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू की जगह डिविएशन लिख देनी है। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर से स्टार्ट करते हैं, x y की जगह हम लिखेंगे dx इंटू dy, फिर आगे नेक्स्ट टर्म है समेशन x इंटू समेशन y, तो x की जगह अगेन dx, y की जगह dy। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाइए,
x की जगह हमने लिखना है dx, x लिखना है सबस्क्रिप्ट में, ठीक है, यहाँ पर भी dx, और y वाला दूसरी टर्म में y की जगह हमें लिखना है dy। बिल्कुल सिंपल है। तो अगर आपको वो वाला फॉर्मूला आता है डायरेक्ट मेथड वाला, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली अब हमें कैलकुलेशंस कैसे करनी है, जहां जहां dx होगा वहां x माइनस x बार की जगह एज्यूम्ड मीन, जहां जहां dy है डिविएशंस है y माइनस y बार की जगह एज्यूम्ड मीन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जहां पर हम डिविएशंस कैसे लेते हैं, एज्यूम्ड मीन से। जब भी हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड। ये हम पहले डिटेल में चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए फटाफट से एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड। ओके, दिस इज द एग्जांपल। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y फ्रॉम द गिवन डेटा, assume 69 and 112 as the mean value for x and y respectively, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है कि मीन पॉइंट्स में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमें क्वेश्चन में अगर कहा है कि आपको ये मीन लेना है, मतलब ये हम एज्यूम कर रहे हैं, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एज्यूम्ड मीन वाला, ठीक है। अब सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला, ताकि हमें पता लग जाए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, n हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले n समेशन ऑफ एक्स वाई होता है ना, तो dx dy माइनस, फिर होता है समेशन x इंटू समेशन y, तो हम लिखेंगे समेशन dx इंटू समेशन dy डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n समेशन x स्क्वायर होता है तो dx स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर होता है तो dx होल स्क्वायर, और सिमिलरली हमारी बनेगी y वाली टर्म n समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy होल स्क्वायर। अब यहाँ से देख के हमें क्या पता लग रहा है, हमें किन किन चीजों की जरूरत है। एक तो चाहिए n होता है नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस, वो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमारे पास n इक्वल टू 8 है, राइट। उसके बाद हमें चाहिए dx dy, मतलब डिविएशंस चाहिए ना, dx होता है, हम यहाँ लिख देते हैं dx इज x माइनस कितना मीन लेना है 69, और dy है हमारा y माइनस कितना मीन लेना है 112, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं एक कॉलम हमारा बनेगा dx का, एक कॉलम हमारा बनेगा dy का। उसके बाद हमें इनकी स्क्वायर वाली वैल्यूज भी चाहिए ना, डिनोमिनेटर में देखिए, तो हमें dx स्क्वायर भी चाहिए, dy स्क्वायर भी चाहिए, उसके स्क्वायर यहाँ नहीं है, सॉरी ऊपर है, dy स्क्वायर, ठीक है। और फिर लास्ट में हमें और चीज क्या चाहिए, ये dx इंटू dy, ठीक है, dx इंटू dy। बाकी जो रह गई हैं ये dx होल स्क्वायर, वो जहां पर जब हम ये सॉरी डिविएशंस का जब हम टोटल करेंगे इनके स्क्वायर से हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये टेबल कंप्लीट करते हैं, फिर सारी वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले में। यहाँ हमने टेबल बनाया हुआ है, x है हमारे पास, y है हमारे पास, हमें डिविएशंस लेनी है। तो डिविएशन अभी हमने क्या लिखी थी, हमने कहा था डिविएशन यहाँ पर लेनी है x माइनस, हमें x का मीन कितना गिवन है 69, और y का मीन कितना गिवन है 112, ठीक है। तो हमने x की वैल्यूज में से 69 माइनस करना है, y की वैल्यूज से 112 माइनस करना है, ठीक है। बाद में इन्हीं वैल्यूज को स्क्वायर करना है और बाद में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यही काम करते हैं, हम dx वाली वैल्यूज लिखते हैं, आप कैलकुलेट करते जाइए और आप चेक कर लीजिए कि आपकी वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू है 78 माइनस 69, ये हमारे पास आ जाता है 9, ठीक है। उसके बाद अब हम सारी वैल्यूज लिखते हैं, आप मैच करते जाइए, ठीक है। 9 20 30, देन वी हैव -9 -10 है +10, 79 माइनस 69 इज 10, उसके बाद है -1 एंड -8, ठीक है। ये आ गई dx की वैल्यूज। उसके बाद आती है, चलिए साथ में हम स्क्वायर भी कर लेते हैं ताकि फिर हमें कॉलम इधर उधर ना देखना पड़े। तो हम यहाँ लिखते हैं 9 का स्क्वायर 81, 20 का स्क्वायर 2 2 400, 3 3 900, 9 9 81, स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 -10 का स्क्वायर 100, 10 का भी स्क्वायर 100, 1 एंड 8 8 64, ठीक है। तो ये आ गई सारी हमारी वैल्यूज dx स्क्वायर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करते हैं dy।
तो dy की वैल्यूज होंगी 125, ये जो y वाला कॉलम है उसमें से 112 माइनस करना है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा पहली वैल्यू 13, उसके बाद है 25, देन वी हैव 44, देन वी हैव 112 माइनस 112 इज 0, उसके बाद आता है -5, देन वी हैव 24, देन 11 एंड -4, ठीक है। अब इन्हीं वैल्यूज को स्क्वायर करना है तो dy स्क्वायर वाला कॉलम हमें मिल जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169, 25 का स्क्वायर 625, देन 44 का स्क्वायर 1936, 0 का स्क्वायर 0, 5 5 25, 24 into 24 576, 11 का स्क्वायर 121 एंड 4 4 16, ठीक है। चलिए लास्ट है अब dx इंटू dy, तो हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है dx और dy को, ठीक है। सो 9 इंटू 13 117, फिर 20 इंटू 25 500, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 1320, नेक्स्ट आता है 0, देन 50, उसके बाद है 240, then -1 into 11 is -11, and last we have 8 4s are 32 minus प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिख लें पहले फॉर्मूला, उसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, r is equal to n summation of dx into dy, ठीक है, माइनस summation of dx summation of dy, राइट। और डिनोमिनेटर में वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ, दो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ n समेशन ऑफ dx स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dx का होल स्क्वायर, और फिर है n समेशन ऑफ dy स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dy का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम ये सारे समेशंस कैलकुलेट कर लें। तो हमारे पास समेशंस की वैल्यूज आती हैं, देखिए एक्स वाई का टोटल हमें कहीं पे भी नहीं चाहिए, dx का टोटल चाहिए, बाकी सभी कॉलम्स का, फर्स्ट टू कॉलम्स को छोड़ के बाकी सब कॉलम्स का हमें टोटल चाहिए, ठीक है। तो हम टोटल लिख लेते हैं। सबसे पहले समेशन ऑफ dx, अगर आप इनको ऐड करोगे आपको ये मिल जाएगा 41, ठीक है। फिर dy को टोटल करोगे तो ये मिल जाएगा समेशन ऑफ dy इज इक्वल टू 108, फिर समेशन ऑफ dx स्क्वायर dy स्क्वायर, देखिए ये गड़बड़ मत करना, हमसे भी बार बार हाथ स्लिप कर रहा है, ऊपर लिखना है, ठीक है, स्क्वायर है, और फिर समेशन dx इंटू dy, इनको अब हम टोटल कर लेते हैं। तो वैल्यूज हमारे पास आती हैं, समेशन ऑफ dx स्क्वायर आता है 1727, फिर उसके बाद आता है 3468, और लास्ट में टोटल आता है 2248, ठीक है। आप भी कैलकुलेशंस कीजिए, कहीं पर कोई गड़बड़ होती है किसी वैल्यू में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। चलिए अब हम ये वैल्यू सारी पुट करें। n हमारा आया था 8, और ये समेशन dx dy आया है 2248, माइनस समेशन dx है 41, समेशन dy है 108, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n है 8 और dx स्क्वायर है 1727, माइनस dx का टोटल था 41, हमने लेना है 41 का स्क्वायर, ये होगी एक स्क्वायर रूट वाली टर्म, और दूसरी स्क्वायर रूट वाली टर्म है 8 इंटू समेशन dy स्क्वायर है 3468, माइनस समेशन dy आया है 108 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको न्यूमरेटर में मिल जाएगा 13556 होल डिवाइडेड बाय, इन स्क्वायर रूट्स को आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 13968, ये तो आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वैल्यूज चेक कर लीजिए, ये आता है 13968.95, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 0.97, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को देखकर हमें क्या पता लगता है, पॉजिटिव वैल्यू है ना, और 0.97 इज नियर टू 1, ठीक है, वेरी क्लोज टू 1, तो दिस इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो हम इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे लिखेंगे, द वैल्यू इंप्लाइज हाई डिग्री ऑफ, प्लस का साइन है तो पॉजिटिव कोरिलेशन,
So this is the interpretation of correlation coefficient. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर आपको डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला याद है तो आप इजीली ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम एक जो लास्ट फॉर्मूला रहता है डिस्क्रीट सीरीज वाला जो हमने कहा था, नॉट एग्जैक्टली डिस्क्रीट सीरीज, मतलब जहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी मतलब ग्रुप्ड डेटा होता है। ठीक है, चाहे वो कॉन्टिन्यूस सीरीज हो या फिर आपका डिस्क्रीट सीरीज हो। तो जहां पर फ्रीक्वेंसी होगी तो हमने क्या कहा था, सिंपली आपने क्या करना है यहीं पर बता देते हैं क्योंकि डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो करना क्या है, सिंपली ये जो भी आपने फॉर्मूला लिखा है ना, तो आपने सिंपली फ्रीक्वेंसी से हर जगह मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम फिर कंफ्यूज नहीं करते हैं। ये आपका होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट इन केस ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, पहले हम सोच रहे थे इसको छोड़ देते हैं, बट कहीं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये मेंशन्ड है कोरिलेशन कोफिशिएंट इन केस ऑफ ग्रुप्ड डेटा, तो इसलिए हम वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर किसी को कहीं पर कोई भी डाउट आता है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन होता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसी के साथ हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक यू लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।